रात के 2 बज रहे थे। लैला को अपने कमरे में गए काफ़ी वक्त गुजर चुका था। अब तक तो वो नींद में उतर चुकी होगी, लेकिन नींद उसे आज भी नहीं आई। रो रो कर उसने अपनी हालत ख़राब कर दी थी। शारम का ख्याल उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। पता नहीं शारम किस हाल में होगा, कुछ खाता भी होगा या नहीं, कहीं वो उन लोगों के हाथ तो नहीं लग गया। बस एक बार वो आ जाए। रूह ने सोच लिया था कि वो उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगेगी और दोबारा कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देगी। आखिर शारम क्या कहाँ था? ये लोग उसे ढूँढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वो लोग जानते थे कि शारम कहाँ है? अगर हाँ, तो उसे ले क्यों नहीं आते थे? वो कैसे उनको बताती कि वो अपनी शारम के बगैर पल-पल मर रही है? दिन-रात शारम के मिलने की दुआ करती, काफ़ी परेशान थी। लेकिन हिस्सर और शारिफ इतने परेशान नहीं थे। अब जितने के पहले कुछ बदल गया था, लेकिन क्या उसे समझ ना आया। वो बेड पर लेटी यूं ही छत को घूर रही थी जब कमरे की लाइट ऑफ हो गई। उसे अंधेरे में खौफ आता था और ना ही वो ज़्यादा देर उस अंधेरे में बैठ सकती थी। उससे उठकर माचिस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन माचिस ना मिली। एक तो अंधेरे में उसे डर लगता था, दूसरा यहाँ हिजर के घर में उसे पता भी नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। अब वो ज़रा ज़रा सी बात के लिए उनको तंग नहीं कर सकती थी। एक बार ढूंढने की कोशिश करके वो दोबारा बेड पर आकर लेट गई। बाहर लग रहा था कि लाइट जल रही है, तो क्या सिर्फ उसके कमरे की लाइट ऑफ हुई थी? उससे सोचा, लेकिन इस वक्त वो लैला और हिसर को तंग नहीं करना चाहती थी। नींद तो आंखों से कोसों दूर थी। हाँ, लेकिन यारम की यादें उसकी रात आसान कर दी थी। वो अब भी अपनी यारम को सोच रही थी, लेकिन यादों में भी सुकून ना था। वो खामोशी से अपनी आंखें बंद करके कुछ देर अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहती थी। जब उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई और भी है, उसने एक झटके में उठकर सारा कमरा देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसके दिल की दुनिया की तरह कमरा भी अंधेरे में डूबा था। वो अपना वहम समझकर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसी एहसास के तहत वो ज़्यादा देर वो आंखें बंद ना कर सकी। वो उठकर खिड़की बंद करने का सोच रही थी कि शायद ये एहसास खिड़की के बाहर चलने वाली हवा की वजह से है। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती, खिड़की के पास आई और खिड़की बंद कर दी। वापिस उसे बेड पर लेटे हुए वही एहसास दोबारा महसूस हुआ। उसे बार बार यही महसूस हो रहा था कि कोई है। अब उसके दिल में खौफ सा पैदा होने लगा था। उसे कमरे से बाहर जाना बेहतर समझा, क्योंकि अब उसको डर लगने लगा था और उस डर के साथ उसे सारी रात कमरे में सुकून नहीं आना था। अभी उसने बेड से उठने की कोशिश ही की थी कि किसी ने उसे पकड़कर अपनी जानिब खींच लिया। इससे पहले कि वो चीखती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। वो पूरी तरह उसकी बाहों में कैद हो चुकी थी। अब वो बेड पर पड़ी बेबसी से अंधेरे में उस शख्स को ढूंढ रही थी, लेकिन ये एक मुश्किल काम था। क्या हुआ बेबी? डर गई? इतनी सी हिम्मत थी बस? अभी तो तुमने अपनी एक एक गलती का हिसाब चुकाना है। अभी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मेरी कॉल काट कर खुद को कितने बड़े इम्तिहान में डाला है। तुम्हें हर गलती माफ़, लेकिन तुम उस शख्स के कहने पर अपनी यारम की बेचैनियाँ, उसकी तड़प, उसकी बेकरारियाँ नज़रअंदाज कर दो। इस गलती की कोई माफ़ी नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रूह, तुमने गलत किया, बहुत गलत। वो उसके कान में गुर्राया। क्यों किया तुमने ऐसा रूह? क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारे बगैर सांसें भी गिन गिन कर लेता है तुम्हारा यारम? उसका हाथ उसके मुंह से सीधा गर्दन की तरफ आया था। यारम! उसकी आवाज़ में तड़प थी, जिसे वो वैसे ही नज़रअंदाज कर चुका था, जैसे उसकी तड़प को किया गया था। उसके हाथ का दबाव उससे गर्दन और मज़ीद बढ़ गया। नहीं हूँ मैं तुम्हारा यारम। खबरदार, जो इस ज़ुबान से मेरा नाम भी लिया तुमने। उसकी नाजुक गर्दन उसके सख्त हाथों की गिरफ्त में थी, लेकिन रूह को परवाह कहाँ थी। वो तो उसकी आवाज़ सुन रही थी। वो आ गया था वापिस उसके पास, लेकिन दूरियां ख़त्म नहीं हो रही थीं। वो उसके बेहद करीब था, लेकिन ना तो उसे खुद को छूने की इजाज़त दे रहा था और ना ही कुछ बोलने देता। बस अपनी वहशत उस पर उठा रहा था। उसके दोनों हाथ एक हाथ में कैद लिए, दूसरे हाथ से किसी मुजरिम की तरह उसकी गर्दन पकड़े वो जवाब मांग रहा था। यारम, मैं। चुप, कहा ना, मैं नहीं तुम्हारा यारम। मैं अपनी रूह का यारम हूँ जो मुझे समझती है, मुझसे मोहब्बत करती है। तुम तो कोई और हो। मेरी रूह इतनी पत्थर दिल नहीं कि उसका यारम उसके सामने तड़पता रहे और वो उसके सुकून के लिए एक लफ्ज़ ना बोले। बताओ, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों लिया तुमने मेरी मोहब्बत का इम्तिहान? बोलो। उसकी गर्दन पर जोर देकर पूछा, तो इस बार रूह तकलीफ से कराही। दर्द हुआ, मुझे भी हो रहा है। इतने दिन से एक एक पल की मौत मर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तरस नहीं आया। और अब इस तकलीफ से रिहाई के लिए तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। वो उसकी गर्दन से हाथ निकालकर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ चुका था। आप मुझसे नाराज हैं? वो अपनी तकलीफ की परवाह किए बगैर बोली। मेरी कैफियत बयान करने के लिए नाराजगी लफ्ज़ बहुत छोटा है। वो उसके बालों को हल्का सा झटका देकर बोला।
माफ़ नहीं करेंगे मेरी गलती? वो उम्मीद से बोली। सच तो ये था कि वो उसके सीने से लिपट कर फूट-फूट कर रोना चाहती थी, तहफ़्फ़ुज़ चाहती थी, उसकी मोहब्बत, उसकी तवज्जो चाहती थी। गलती? वो हैरत से घुर्राया। क्या कहा तुमने? तुमसे गलती हो गई। मेरी रूह तक तड़पा कर रख दी तुमने और तुम कहती हो कि ये गलती थी। तुमने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है रूह, और ये गलती नहीं गुनाह है। यारम काज़मी के इश्क की आग को भड़काने का गुनाह किया है तुमने, और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। इसी आग में जलकर तड़पोगी तुम, इसी आतिश में भस्म होगी। मेरी चाहतों का, मेरे जज़्बातों का कत्ल किया है तुमने। इतनी आसानी से माफ़ी नहीं मिलेगी तुम्हें। उसके एक-एक आँसू को अपने लबों से चूमता हुआ अपने जुनून की एक नई तारीख रकम कर रहा था। उसके आँसुओं की परवाह किए बगैर वो अपने प्यासे लबों को उसकी गर्दन पर रख चुका था। उसके अंदर की तपिश ने रूह की गर्दन को जला दिया था। वो उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। वो उसकी मोहब्बत चाहती थी, उसका जुनून नहीं। लेकिन वो तो अपनी तड़प, अपनी आग उससे मुंतकिल करना चाहता था। उसके दोनों बाजुओं को तकिए से लगाते हुए उससे सिर्फ़ एक नज़र उसका चेहरा देखा और उसके माथे को नरमी से लबों से छूता उसको पुरसुकून कर गया। लेकिन रूह का ये सुकून सिर्फ़ माथे से लबों तक के सफ़र तक का था। लेकिन उसके बाद वो बेकाबू हो चुका था। उसके होंठों को अपने लबों की दस्तरस में लिए वो जुनूनी हो चुका था। वो कैसे भूल गई कि वो यारम काज़मी था और यारम काज़मी अपने गुनहगारों को इस तरह से माफ़ नहीं करता। इस बार तो रूह ने उसके जज़्बात की तौहीन की थी, उसकी तड़प की परवाह नहीं की थी, तो वो कैसे इतनी आसानी से बख्श देता? वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यारम को उसका यूँ मज़म्मत करना मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। अगर अब तुमने ज़रा सी भी मज़म्मत की ना रूह, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। उसकी सर्द आवाज़ पर रूह की सारी मज़म्मत धरी की धरी रह गई। चेहरे के बाद लबों पर और अब होंठों के बाद अपनी गर्दन पर यारम का चारहाना लम्स महसूस कर रही थी, जबकि वो एक हाथ से उसकी आंखों पे हाथ रखता है, उसकी नमी से भरपूर आंखें बंद कर चुका था। उसका हर एक अंदाज शिद्दत से भरपूर था। वो उसके इश्क में जलती, उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त कर रही थी, वो भी बिना मुसम्मत के, क्योंकि आज मुसम्मत का मतलब था शारम को खुद से दूर करना। वो पहले ही उससे इस हद तक खफा था कि रूह को लगा कि वो उससे कभी मना ही नहीं कर पाएगी। ओ यार, आराम से करो, जान लेने का इरादा है क्या? डॉक्टर उसका बाजू सीधा कर रहा था, जब हिजर ने चिल्लाते हुए कहा, तो किसने कहा था रूह को इतने नायाब मशवरे देने के लिए? वो तो शुक्र है मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसलिए बच गई, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ा है, मुझे तो पूरा तोड़ के रख देता। लैला 2 कदम उठाती पीछे हुई, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा ही शोर कर रहा था। अलबत्ता उसका सिर्फ़ एक बाजू ही टूटा था। शारम का इरादा तो उसे पूरे का पूरा तोड़ने का था, और अगर वो अपने इरादे पर अमल करता, तो यकीनन वो अब तक बेवा हो चुकी होती। मैं भी शारिफ का ये एहसान नहीं भूलूँगी। आज प्रेग्नेंट होने की वजह से मैं भी ज़िंदा हूँ। वो लैला के कान में बोली। वो लैला के कान में बोली तो लैला ने हँसते हुए शारिफ की तरफ देखा, जिसकी नाक बड़ी-सी पट्टी में लिपटी हुई थी। तुम दोनों क्या खुसर-फुसर कर रही हो? शारिफ ने गुस्से से कहा, तुम लोगों की अकल की तारीफ कर रहे हैं। माशाल्लाह से इतने नायाब मशवरे दिए थे ना तुमने रूह को, कि अब सारी ज़िंदगी वो तुमसे बात भी नहीं करेगी। ना जाने उस बेचारी का क्या हाल हो रहा होगा। वैसे एक बात बड़ी कमाल की है, हमारा यारम अपने सारे काम निपटा कर रूह के पास जाता है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, शारम ने दिलनशीन को कत्ल क्यों किया? उससे क्या बिगाड़ा था? वो तो उल्टा हमारी मदद नहीं कर रहा था। मासूमा ने परेशानी से पूछा। वो मदद नहीं, दिखावा कर रहा था। वो भी यारम की जगह लेना चाहता था। अस्पताल में उसका जो इलाज हो रहा था, वो इलाज था ही नहीं। उसे पागलपन के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, और यारम पर हमला करवाने वाले वो लोग नहीं, बल्कि दिलनशीन था। हॉस्पिटल में उस पर हमला करवाने वाले भी दिलनशीन के ही लोग थे। पूरे अस्पताल की टीम उसके साथ मिली हुई थी। यारम को तो काफ़ी दिनों से शक था उस पर, इसीलिए यारम वहाँ से निकल गया और अपने प्लान के बारे में हमें बताना ज़रूरी नहीं समझा, और वापस आकर हमारी हड्डी पसली एक कर दी। ईसा ने तकलीफ से कराते हुए बताया तो लैला का बेहासा कहका बुलंद हुआ। जाने मन, ये आपके नायाब मशवरों का ही नतीजा है। जो भी था, तुम्हें रूह को यारम से दूर रहने का मशवरा नहीं देना चाहिए था। तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। और यारम ने कहा है कि जब बासु ठीक हो जाए तो उसके पास वापस आना, वो एक बार फिर तोड़ देगा। लैला ने मुस्कुराते हुए कुर्सी संभाली, क्योंकि अब मज़ीद खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। मेरे ख्याल में अब यारम सर के लिए सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम करना चाहिए। वो बहुत खतरे में है। मासूमा ने कहा तो शारिफ के साथ साथ लैला और हिसर भी हंसने लगे। मासूमा, तुम कितनी मासूम हो मेरी जान। इतने दिन से यारम ने अपने सारे खतरे अपने हाथों से मिटा दिए हैं। अब उसके खतरों को उसी का खतरा है। यारम अपने लिए किसी सिक्योरिटी गार्ड का इंतज़ाम नहीं करेगा, क्योंकि वो सारी दुनिया के सामने एक आम
एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता है। वो चाहता ही नहीं कि लोग उसे जानें और किसी को पता हो कि वो कौन है। वो खुलकर जीना चाहता है अपनी रूह के साथ, और मुझे भी नहीं लगता कि उसे किसी सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। वो अपनी सिक्योरिटी खुद कर सकता है। लेकिन दारूक का एहसान मानना पड़ेगा। कितनी होशियारी से उससे पता लगा लिया कि अस्पताल की टीम दिलनशीन से मिली हुई है। शारिफ ने कहा तो हिसर का मूड खराब हो गया। तुम हर बात में उसे क्यों घसीट लाते हो? उससे सिर्फ शारम को ये बताया था कि दिलनशीन इतना अच्छा नहीं है, और वो भी शायद वहाँ पर सट्टाना खेल रहा होता तो कभी पता ना चलता कि दिलनशीन शारम के खिलाफ क्या प्लानिंग किए हुए है। और वो बहुत बुरा है, उसे अच्छा साबित करना बंद करो। वो एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने अपने बाप का कत्ल किया है, और रूह उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। उसे हमारी ज़िंदगियों से निकल जाना चाहिए। हिसर ने गुस्से से कहा था, जबकि उसके तल्ख लहजे पर शारिफ ने हमेशा की तरह बात ही बदल दी। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को। ये बताओ कि यारा मुझे कह रहा था कि वो तुम्हारे इस नायाब मशवरे के नाम में तुम्हारी ज़ुबान काट देगा, तो काटी क्यों नहीं? शारिफ का अंदाज इंतहाई शरारती था। यारम ने कहा है कि वो ऐसा ज़रूर करता, बहुत खुशी से करता, लेकिन वो नहीं चाहता कि इसका होने वाला बच्चा ये बात महसूस करे कि उसका बाप बोल नहीं सकता। वैसे हमारे होने वाले बच्चे की वजह से हमारी काफ़ी बचत हो गई है। लैला ने जवाब देते हुए हिसर से कहा। हाँ, बचत तो हो गई है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यारम ने इसकी सिर्फ नाक क्यों तोड़ी? ये भी तो मेरे बराबर का गुनाहगार था। इसे भी मेरे बराबर की सज़ा मिलनी चाहिए थी। वो अपने बाजू पर बंधा प्लास्टर देखकर बोला। हाँ, मैं भी बराबर का गुनाहगार था, लेकिन रुको, नायाब मशवरा मैंने नहीं दिया था। शारिफ ने हंसते हुए कहा तो बेख्तियार उसके मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि उसके हंसने की वजह से उसकी नाक में दर्द शुरू हो गया था। आइंदा कहका लगाने से पहले याद रखना कि फ़िलहाल तुम्हारी नाक की इमारत कमज़ोर है, जो कभी भी गिर सकती है। हिसर ने उसे देखते हुए पहले तो शुक्र अदा किया कि उसकी नाक सलामत थी, फिर मशवरा देते हुए उठा। उन्हें घर जाना था। वैसे तो यारम ने कहा था कि वो एक हफ्ते तक उनकी शक्ल नहीं देखना चाहता, लेकिन हिसर को अपनी भांजी बहुत अजीज थी। वो सख्ती से रूह को अपने बाजू में दबोचे आंखें बंद किए हुए था। काफ़ी देर उसे यूं ही पड़े देखकर रूह को लगा कि शायद वो सो चुका है। उसकी सांसें तेज थीं, और उसकी सांस सभी तेज होती थी जब वो नींद में उतर चुका होता। रूह काफ़ी देर उसके चेहरे को देखती रही। बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ बालों की शेप भी खराब हो चुकी थी। उससे काफ़ी टाइम से हेयर कट नहीं किया था। आंखों के नीचे सुर्ख लकीर थी, मतलब कि काफ़ी वक्त से वो बेआरामी में था। शायद ठीक से सोया भी ना हो। रूह ने आहिस्ता से अपनी एक उंगली यारम की पलकों पर रखते हुए उसे छुआ। वो सो रहा था, इसीलिए ऐसे ही पड़ा रहा। रूह ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को लबों से छुआ। वो इस हालत में भी बेपनाह प्यारा लग रहा था। रूह का दिल धड़कने के लिए तो यारम का उसके पास होना ही काफ़ी था। उसकी दोनों आंखों को लबों से छूते हुए वो मुस्कुराई। वो कोई ख्वाब नहीं, हकीकत था। इस बात का एहसास शारम उसे थोड़ी देर पहले अच्छे से करवा कर सोया था। उसके बाजू पर अभी तक शारम की उंगलियों के निशान थे, जो देखते हुए वो बेख्तियार शर्मा कर अपना ही बाजू चूम बैठी। आई लव यू। उसके कान में मीठी सरगोशी करते हुए उसके गालों को चूमकर उसका हाथ अपने ऊपर से उठाने ही वाली थी कि शारम की आंख खुल गई। एक ही झटके में वो उसे दोबारा बेड पर फेंक चुका था। क्या मसला है तुम्हें? सोती क्यों नहीं हो सुकून से? वो सुर्ख निगाहें उसकी आंखों में गाढ़े बेहद सर्द और गुस्से भरी आवाज से बोला। यारम, वो शायद बाहर कोई आया है, आवाज आ रही है। वो एक लम्हे के लिए उससे खौफजदा होते घबरा कर बोली। तुम्हारा मामू और मामी होंगे। अस्पताल से वापस आ गए हैं शायद। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? 1 महीने से उन्हीं के साथ थी ना? अब क्या उनके साथ सारी ज़िंदगी चिपक कर रहने का इरादा है? आराम से पड़ी रहो यहीं पर। अगर यहाँ से हिलने की भी कोशिश की तो जान निकाल दूँगा। वो एक बार फिर उसे किसी तकिए की तरह दबोच कर अपने सीने से लगा चुका था, और उसके ऐसा करने से फिर किसी नन्हे परिंदे की तरह उसकी कैद में हो चुकी थी। मेरे बगैर इतने दिन नींद नहीं आई ना आपको? वो बहुत प्यार और मासूमियत से पूछ रही थी। शारम ने सुर्ख आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। अगर उस दिन फ़ोन उठा लेती तो अपनी सारी बेकरारियाँ सुना देता। लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी बेकरारियाँ सुनाऊँगा नहीं, सहने पर मजबूर करूँगा। अब तुम मुझसे 1 इंच भी दूर हुई ना, तो इस तरह से जान निकालूँगा कि सारी ज़िंदगी मुँह छुपाए फिरोगी। वो आंखें बंद करके उसे धमकी देते हुए बोला। शारम, आपने मुझे माफ़ नहीं किया अभी तक। वो मायूसी से बोली थी। तुम्हें लगता है कि तुम माफ़ी के लायक हो? अगर तुम्हें लगता है, तो मुझे नहीं लगता। उसका सर ज़बरदस्ती अपने सीने पर रखते हुए वो उसे हैरान और परेशान छोड़कर आंखें बंद कर चुका था, और फिर उसका हाथ थाम कर अपने चेहरे पर रख दिया। ऐसे ही छूती रहो मुझे। तुम्हारा हाथ थमना नहीं चाहिए। वह सर्द आवाज़ में कहता उसे शर्माने पर मजबूर कर गया, यानी कि वो जाग रहा था
और उसकी सारी हरकतों को महसूस कर रहा था और अब भी चाहता था कि वो उसे ऐसे ही छूती रहे। शारम ने अभी तक उसे माफ़ नहीं किया था और ना ही वो उसे माफ़ करने का इरादा रखता था, लेकिन रूह को यकीन था कि वो उसे मना लेगी। हाँ, लेकिन ज़हन में एक सवाल था कि इज़र मामू को हुआ क्या है कि वो अस्पताल गए हैं। पता नहीं शारम उससे मिलने भी देगा या नहीं। सोचते हुए शारम का हाथ अपने हाथ में लिए आंखें बंद कर चुकी थी। आज उसे भी पुरसुकून नींद आनी थी अपने यारम की बाहों में। किशन ने आते ही एक नज़र रूह के कमरे को देखा जहाँ अंधेरा था, मतलब यारम वहीं था। क्योंकि रूह को अकेले अंधेरे में डर लगता था। उसका दिल तो बहुत किया कि एक बार रूह को देख ले, लेकिन उससे अपने दिल की नहीं मानी, क्योंकि उसे पता था कि यारम उसकी शक्ल देखकर उसे फिर से कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। और ये ना हो कि इस बार वो उसका नाक या दूसरा बाजू वहीं बदन से अलग कर दे। रूह से मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन अजीज तो अपनी जान भी थी। रूह तो यारम की जान थी, उससे फिर बच जाना था। लेकिन उससे वो इस हद तक गुस्सा था कि उसे देखते ही जान से मारने का इरादा रखता। इसीलिए तो एक हफ्ते तक शक्ल दिखाने से भी मना कर दिया था। इसे खामोशी से आकर अपने कमरे में लैला के साथ बंद हो गया। लैला भी उसे अपनी शक्ल दिखाने का कोई इरादा नहीं रखती थी। उसे भी अपनी जान अजीज थी। अब बच्चे का सोचकर यारम ने एक बार माफ़ किया था, ज़रूरी नहीं कि हर बार करता। हिजर तो ये सोचकर भी परेशान था कि कल जब वो ऑफिस जाएगा और वहाँ जो काम हिजर से हैंडल नहीं हुए, उन पर यारम क्या हाल करेगा। क्योंकि जो काम वो नहीं कर पाया था, वो तो उसने एक साइड लगा दिए थे। उसके टेबल पर यारम की रिपोर्ट्स थी। पिछले 22 दिनों में यारम अपना मुकम्मल इलाज करवा चुका था और ये इतना मुश्किल था ही नहीं जितना श्रीलंका के डॉक्टर से मुश्किल बना दिया था। यारम ने इटली में ही अपना इलाज करवा लिया था और अब वो मुकम्मल सेहतयाब था। श्रीलंकन डॉक्टर्स की वजह से उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन वक्त रहते वहाँ से निकलकर यारम ने खुद को पागल होने से बचा लिया। और इन चीज़ों ने निज़र को बेफ़िक्र कर दिया था। अब भी उसका यही कहना था कि अगर वो पहले रूस से मिल लेता, तो कभी अपना इलाज ना करवाता। उठो रूह। वो काफ़ी गुस्से से उसे जगा रहा था। रूह ने आँखें खोल कर देखा, फिर करवट लेते सीधे अंदाज से बोली, मुझे नहीं उठना, आज ही तो सुकून से सोई हूँ। आप भी सो जाएँ और मुझे भी नींद पूरी करने दें। रूह, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? वो चादर खींचकर गुस्से से बोला, यारम आप मैथ का कोई मुश्किल सवाल थोड़ी कर रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आएगा। आप तो मेरे यारम हैं। आसान से, प्यारे से, आपकी तो हर बात समझ आती है और सीधा दिल पर भी लगती है। वो आंखें बंद लिए बड़बड़ा रही थी, जैसे ख्वाब की दुनिया में यारम से प्यार भरी मीठी मीठी बातें कर रही हो। इस वक्त तो ये भी भूल गई थी कि यारम उससे नाराज है। यारम ने घूर कर उसकी पूरी बात सुनी और अगले ही लम्हे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। ऐसा करने से रूह ने आंखें खोलकर उसे देखा और फिर मुस्कुराकर उसकी गर्दन में बाहें डालती उसकी गर्दन में मुंह छुपा गई। यारम खामोशी से उसे उठाकर वॉशरूम में ले गया और उसे शावर के नीचे खड़ा करके कांपते हुए शॉवर भी खोल दिया। रूह एक पल में ही होश की दुनिया में कदम रख चुकी थी। जल्दी से नहा कर आओ, हमें घर चलना है। वो हुक्म देता मुड़कर जाने लगा जब उसकी आवाज़ कानों में पड़ी, कड़वे सड़े हुए करेले, आप नहीं हो मेरे प्यारे से यारम। वो पैर पटकते नाराज़गी से बोली, क्या कहा तुमने? मुझे कड़वा सड़ा हुआ करेला, राइट? तो तुम्हें इस कड़वे सड़े हुए करेले को टेस्ट भी करना चाहिए। वो दोनों हाथ उसके साथ दीवार पर रखता उसका रास्ता बंद कर गया और उसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर उसके लबों पर झुककर उसके नाजुक लबों को कैद कर लिया। उसकी शिद्दत पर रूह ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में भींच लिया। रूह के साथ साथ यारम के कपड़े भी पूरी तरह से भीग गए थे। उसका अंदाज अब भी कल रात वाला ही था। वो उस पे झुका अपने जज्बात को सुकून दे रहा था और रूह उसके जज्बात की आग में जल रही थी। उसके लबों को बख्शकर वो उससे ज़रा दूर हुआ और उसका गाल थपथपाया। तो कैसा लगा कड़वा सड़ा हुआ करेला? जल्दी करो, हमें अपने घर जाना है। थोड़ी ही देर में वो मुंह फुलाए बाहर निकली। मुझे मामू से मिलना है यारम। उसके चलने के इशारे पर वो बोली तो यारम ने फिर से उसे नाराज़गी से देखा। जिंदा है वो, लेकिन होना नहीं चाहिए था। जो उसने किया है ना रूह, उसके बाद उसे जीने का हक नहीं है। लेकिन वो फिर भी जिंदा है क्योंकि तुम्हारे पास वो वाहिद रिश्ता है। अब फजूल नहीं बोलना, जल्दी चलो वरना अच्छा नहीं होगा। धमकी देता हुआ बोला, मतलब आप उनसे भी खफा हैं? यारम उन्होंने आपको कितना ढूंढा, आपके गायब होने के बाद भी आपकी जगह सारे काम करते रहे, सब कुछ संभाला और आप उनसे नाराज हो रहे हैं। रूह, मेरा दिमाग खराब मत करो। जल्दी चलो, टाइम नहीं है मेरे पास। वो उसकी बात काट गया। मैं मामू से मिले बिना नहीं जाऊंगी। यारम प्लीज थोड़ा वेट कर ले। पता नहीं आपने उनके साथ क्या किया है जो अस्पताल में थे। अब एक बार देखने तो दे। वो मिन्नत भरे अंदाज से बोली।
शारम ने एक नज़र उसे देखा और फिर 2 कदम आगे बढ़ा, उसका नाजुक सा वजूद अपनी बाहों में उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ चल दिया। यारम, ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं मामू से मिलकर जाऊँगी। मामू, मामू जल्दी आएँ, मुझे बचाएँ, यारम मुझे ज़बरदस्ती लेकर जा रहे हैं। मामू! वो ऊँची आवाज़ में चिल्ला रही थी, लेकिन यारम को कौन-सा परवाह थी। वो उसकी चीखों-पुकार नज़रअंदाज किए आगे बढ़ा जा रहा था, जबकि कमरे में हिस्सा खामोशी से बैठा उसके जाने का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद आवाज़ बंद हो गई, यानी कि वो दोनों जा चुके थे। इज़्ज़त, थोड़ी देर आराम कर लो, पता नहीं ऑफ़िस में यारम तुम्हारा क्या हाल करेगा। ये ना हो कि बेड पर बैठने के भी लायक ना रहो। इसीलिए कह रही हूँ कि पहले ही आराम करके जाओ। लैला ने मशवरा दिया, जो हिस्सर को भी काबिल गौर लगा था। जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। उसका हुक्म मिलते ही रूह ने उसे घूरकर देखा। वो अभी-अभी यहाँ पहुँचे थे। मुझे नींद आ रही है यारम, आप मुझ पर ज़ुल्म नहीं कर सकते। पहले ही आपने मुझे सारी रात सोने नहीं दिया और फिर सुबह-सुबह अज़ान से पहले मुझे यहाँ लाए और अब आपको मेरे हाथ का नाश्ता भी चाहिए। ऐसा कौन करता है? वो बिल्कुल आहिस्ता सी आवाज़ में मिनमिनाती उसके पीछे-पीछे चल रही थी। कुछ कहा तुमने? वो उसे घूरते हुए बोला, नहीं, बस यही कह रही हूँ कि आप रूम में जाएँ, मैं आपके लिए नाश्ता बनाती हूँ। उसकी सख्ती से घूरने पर वो अपनी बात ही बदल गई। गुड, जल्दी करो। वो कहकर अपने कमरे की जानिब चल दिया। ये क्या करेले का जूस पीकर बैठे हैं, जो इतना कड़वा बोल रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने हाथ से मीठा-मीठा नाश्ता करवाऊँगी, तो खुद ही मीठे हो जाएँगे। मना कर दो, मैं रहूँगी यारम बाबू, आखिर कब तक नाराज़ हो सकते हैं आप मुझसे? वो मुस्कुराकर अपने आप को गुड लक विश करती किचन की तरफ आई थी। रूह को किचन में भेजकर अब यारम आराम से अपने बेड पर बैठा था। बहुत कोशिश के बावजूद वो खुद को रूह के पास जाने से नहीं रोक पाया। वो उससे काफ़ी नाराज़ रहने का इरादा रखता था, लेकिन रूह की हरकतों की वजह से उसकी नाराज़गी दम तोड़ने लगी। थोड़ी ही देर में वो नर्म पड़ चुका था। उसका इरादा इतनी आसानी से उसे माफ़ करने का हरगिज़ ना था, लेकिन रूह की बातें, उसकी मासूमियत यारम को एक बार फिर से उसकी तरफ अट्रैक्ट करने लगी थी। अपने चेहरे पर उसके नर्म हाथों का लम्स महसूस करके उसे मुस्कुराकर अपने चेहरे पर हाथ रखा। शायद रूह कभी नहीं समझ सकती थी कि शारम के लिए वो क्या है। वो अपने ही ख्यालों में गुम था जब उसे रूह के चीखने की आवाज़ सुनाई थी। वो तेज़ी से उठकर किचन की जानिब आया था, जहाँ रूह अपने हाथ को ज़ोर से थामे रोने की तैयारी पकड़ रही थी। वो किचन के काम करने में अनाड़ी हरगिज़ नहीं थी, इसलिए उसे बहुत कम चोट लगाती थी। रू, मेरा बच्चा, क्या हुआ? मेरी जान, तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ मुझे। चलो रूम में। एहतियात से काम नहीं कर सकती कोई? पीछे पड़ा है क्या? क्यों इतनी जल्दी मचा रखी है? वो तेज़ी से उसका हाथ देखता उसे डांट रहा था। यार, मुझे चोट नहीं लगी। वो उसे इस तरह से अपनी फ़िक्र करते देखकर पहले तो हँसी, फिर समझाते हुए बोली। तो फिर चीख क्यों रही थी? उसके नाज़ुक से हाथ को अपने हाथ में थामे वो अभी भी टटोलते हुए बोला, यारम वहाँ। उसने किचन की ज़मीन की तरफ भी इशारा किया, जहाँ एक नन्हा-सा कॉकरोच कभी इधर कभी उधर भाग रहा था। यारम, हमारे किचन में तो ऐसा कुछ नहीं था, तो कॉकरोच यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ इतना बेफ़िक्र आज़ादी से घूम रहा है, तो यकीनन इसके वालिदैन भी यहीं होंगे और हो सकता है इसकी फ़ैमिली भी। शट अप रू। मेरा इस वक्त कॉकरोच की फैमिली प्लानिंग पर गौर करने का कोई इरादा नहीं है। जल्दी से नाश्ता बनाओ, भूख लगी है। वो उसे डाँट कर कहता, डोर से कीड़े-मकोड़े मारने की स्प्रे निकालने लगा। यारम, आप यहाँ से जाइएगा मत। ये ना हो कि आपके जाने के बाद ये कॉकरोच मुझ पर हमला कर दे और खा जाए मुझे। वो चोर निगाह से कॉकरोच की जानिब देखती नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी। शारम ने एक नज़र सर से पैर तक उसे देखा। रू, तुम्हें लगता है कि छोटा सा कॉकरोच तुम्हें खा सकता है? शारम ने उसे देखते हुए हैरत का मुज़ाहरा किया। छोटा सा शायद नहीं खा पाएगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि आपके जाने के बाद इसकी पूरी फैमिली मुझ पर हमला कर दे। आप मेरे शौहर हैं, मेरी हिफाज़त करना आपका फ़र्ज़ है। आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। यहीं पर बैठिए, वरना मैं रोज़े महशर अल्लाह के सामने आपकी शिकायत करूँगी कि आपने मुझे कॉकरोच और उसकी फैमिली के हवाले कर दिया। वो धमकी देते हुए कुर्सी की तरफ इशारा कर रही थी। तुम ये शिकायत करना और मैं रोज़े महशर अल्लाह से ये शिकायत करूँगा कि तुमने फ़ोन पर मुझसे बात नहीं की, ये जानते हुए भी कि तुमसे बात करने के लिए यारम तड़प रहा था। उसके अचानक बोलने पर रूह सर झुका गई। यारम, मुझे लगा था कि आप मेरी आवाज़ सुनकर अपना इलाज करवाए बगैर वापस आ जाएँगे। मुझे आपकी सेहत की फ़िक्र थी। सेहत की फ़िक्र थी मेरी जान की नहीं, मेरी तड़पती साँसों की नहीं, मेरे सुलगते जज़्बातों की नहीं। वो उसकी बात काटकर उसे मज़ीद शर्मिंदा कर गया। रूह आहिस्ता से उससे करीब आई और ज़रा-सा झुककर उसके गाल पर अपने लब रखे। अपनी रूह को माफ़ नहीं करेंगे यारम? वो आहिस्ता से उसकी गोद में बैठती पूछने लगी और रूह के इस अंदाज़ पर यारम का दिल भी बेईमान होने लगा था।
उसकी कमर पे हाथ रखते हुए उसे मज़ीद अपने ऊपर झुका गया। किस मी? वो हुक्म दे रहा था या फरमाइश कर रहा था? रूह को बिल्कुल समझ ना आया। पहले नाश्ता कर ले, वो बिना मसम्मत तहम्मुल से बोली। रूह, मैंने कहा किस मी। वो उसकी बात नज़रअंदाज करता घूरते हुए बोला, क्या फिर माफ़ी मिल जाएगी? वो मुस्कुराकर उसके बाल पीछे करते प्यार से बोली, क्योंकि सच ये था कि यारम के इतने पास आने के बाद अब उसमें किस करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। वो बस इतनी ही बोल्ड हो सकती थी। रूह, मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा? अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। उसकी कमर में सख्ती से बाजू खाइल करता उसका चेहरा खुद पर झुकाए हुए जरा सख्त लहजे में बोला, अगर मैं किस करूंगी तो क्या आप मुझे माफ़ कर देंगे? वो बहुत हिम्मत से बोली थी। फजूल बकवास बंद करो, जो कह रहा हूँ वो करो। वो उसे घूरते हुए बोला, मतलब किस देने के बाद भी आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे? चाहे मैं नहीं करती। वो नखरे दिखाती उठने ही वाली थी जब शारम ने उसका चेहरा अपने हाथों से पकड़कर उसके लबों पर अपने लब रख दिए। किसका दौरानिया भरने लगा और शारम की शिद्दत सहना उसके बस से बाहर हो गया। उसकी सांस फूलने लगी थी और वो जो हमेशा से उसकी सांसों पर अपना हक समझता था बेकाबू हो चुका था। रूह के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जब वो उसके दोनों हाथ थामकर उसी कमर के पीछे ले गया, अपने एक हाथ से उसके दोनों हाथ लॉक करके उसके लबों पर अपने लबों की तशनगी मिटाता रहा। फिर ना जाने क्या सोचकर उस पर तरस खाया और उसका चेहरा देखने लगा, जबकि रूह लंबी लंबी सांसें लेती उसी के सीने पर सर रख चुकी थी। उसे अपने सीने से लगाए वो भी अपनी आंखें बंद किए उसे महसूस कर रहा था, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। यारो, ये इतनी सुबह हमारे घर कौन आ गया? अभी तो किसी को पता भी नहीं है कि हम अपने घर वापस आ गए हैं। वो आंखें खोलकर यारम का चेहरा देखते हुए पूछने लगी, जबकि यारम लाइल्मी का मुजाहरा करते हुए कंधे उचका गया। चलिए छोड़ें, मैं जाके देखती हूँ, आप नाश्ता करें। वो उसकी गोद से उठती हुई नाश्ते की डिशेस टेबल पर रखकर बोली। हिजर या शारिफ में से कोई हो तो वापस भेज देना। आज मेरा आराम करने का मूड है। वो बेसारी से बोला, आराम करने का या मुझे तंग करने का? उन्होंने जाते जाते पूछा। तुम्हें तंग करने का नहीं, तुमसे बदला लेने का। वो आराम से कहता नाश्ता करने लगा। अरे सारिम भाई, कैसे हैं आप? दरवाज़ा खुलते ही सारिम को फुल यूनिफॉर्म में हैरान और परेशान देखकर वो पूछने लगी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ से गुजर रहा था कि घर की लाइट्स ऑन दिखी। सब हैरियत तो है ना? सारिम परेशानी से पूछ रहा था क्योंकि जब से यारम की मौत की खबर आई थी वो तो हिजर के साथ रह रही थी। तो फिर इतनी सुबह सुबह वो यहाँ क्या कर रही थी? और उसकी ड्रेसिंग पर नजर जाते ही सारिम को झटका लगा था। डार्क रेड कलर की ड्रेस से वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन अभी शारम को गए 1 महीना नहीं हुआ था और वो अपनी रंगीन जिंदगी में मसरूफ हो रही थी। जी, वो दरअसल हम आज सुबह ही वापस आए हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शारम के बारे में उसे कैसे बताए। तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? सारिम ने पीछे देखा और फिर देखता ही रह गया। आओ बेवकूफ़ इंस्पेक्टर, तुम्हें किसने कह दिया कि सुबह ही सुबह तुम्हारी शक्ल देखना आवाम को पसंद है? वो उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि सारिम का मुंह हैरत से खुला था और वो उन दोनों को एक दूसरे से बातें करते और सारिम को हैरान और परेशान मुंह खोलकर शारिम की जानिब देखते देख खुद फौरन वहां से निकल गई थी। यौरम, तुम जिंदा हो? सारिम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम कहते हो तो मर जाता हूँ। वो फुर्सत से उसे जवाब देने लगा। यारम, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो। सारिम बेहद खुशी से बोला था। ऐसा करता हूँ, तुम्हें ऊपर भेज देता हूँ। जाकर जहन्नुम का विजिट कराओ। अगर वहां पर ना मिला तो फरिश्तों से इजाज़त लेकर एक नज़र जन्नत भी देखना। हो सकता है किसी नेक अमाल से अल्लाह मुझे जन्नत में भेज दे। और अगर दोनों जगहों पर ना मिला तब वापस आ जाना और फिर यकीन कर लेना। उसकी हालत यारम को काफी मजा दे रही थी। इससे बात तवील कर गया, जबकि वो उसकी बात नजरअंदाज करता हुआ उसके सीने से लग चुका था। यारम, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मेरे भाई, तुम जिंदा हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हारी टीम मेंबर और तुम्हारी बीवी ने मुझे बेवकूफ़ बनाया। मैं उन सबको कभी माफ़ नहीं करूँगा यारम। आई लव यू। वो उसके सीने से लगा किसी बच्चे की तरह खुश हो रहा था। उन लोगों को तो मैं भी इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा सारिम, लेकिन तुम्हारा ये मजनू वाला अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके इस तरह से चिपकने और उसकी आंखों में मौजूद नमी देखकर शारम ने बहुत नरमी से कहा, जिस पर सारिम खुलकर हंसा। चलो अंदर आओ, तुम्हें चाय पिलाता हूँ। तुम्हारी सोती हुई शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उर्वा ने नाश्ता करवा कर नहीं भेजा। नहीं यार, रात से नाइट ड्यूटी पर हूँ, अभी घर ही जा रहा था। वो उसके साथ अंदर आते हुए बोला। अपनी बीवी से खुद ही चाय का बोल दो, मैं नाराज़ हूँ उससे। वो रूह को सख्त निगाहों से घूरते हुए बोला। कोई बात नहीं, मैं भी नाराज़ हूँ।
यारम ने कहते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया जहाँ सारिम बैठ चुका था, जबकि उसकी आखिरी बात सुनकर रू ने घूरकर उसे देखा, जिसे यारम साफ तौर पर नज़रअंदाज कर गया।